6 टुकड़ों में लाश को काटने वाला आखिरकार पकड़ा गया। ये तस्वीर है गुलामुद्दीन की। ये कातिल किस तरह पकड़ा गया ये तो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा ही, और साथ ही आज बात करेंगे कि जिस महिला की लाश को 6 टुकड़ों में काटा गया, क्यों उस महिला के परिवार के खिलाफ केस दर्ज होने वाला है और उनकी गिरफ्तारी जो है हो सकती है। चौंकिए मत, ये सच है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। सबसे पहले बात करते हैं क्यों जोधपुर ब्यूटिशियन हत्याकांड में अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो परिजन गिरफ्तार हो पाएंगे। असल में जोधपुर में ब्यूटिशियन के मर्डर को तकरीबन 8 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है और 8 दिन बाद भी उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिवार 1 करोड़ रुपए का मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग और साथ में सीबीआई जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। वहीं हत्याकांड का जो मुख्य आरोपी है गुलामुद्दीन अब जाकर महाराष्ट्र से पकड़ा गया। इस बीच पुलिस ने केस से जुड़े 20 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की है। प्रॉपर्टी डीलर तैयब अंसारी के बंगले पर भी पुलिस ने छापेमारी की थी, लेकिन अभी भी केस की काफी जो कड़ियां हैं वो अनसुलझी हैं। वहीं शव का पोस्टमार्टम कराने को लेकर पुलिस ने 2 दिन पहले परिवार को नोटिस भी दिया था। बुधवार को भी प्रशासन और जो महिला है अनीता, उनके रिश्तेदारों के बीच में शव के पोस्टमार्टम और मांगों को लेकर बातचीत हुई थी, लेकिन सहमति नहीं बन पाई। इसीलिए अब प्रशासन राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान विधेयक 2023 के तहत कार्रवाई कर सकता है। वैसे अगर बात करें कि क्या है राजस्थान मृतक शरीर के सम्मान का विधेयक, तो आपको बता दूं कि इस विधेयक को 20 जुलाई 2023 को राजस्थान विधानसभा में पारित किया गया था। इस विधेयक को मृतकों के शरीर की गरिमा को सुनिश्चित करने और शवों के साथ विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने के लिए लाया गया। इसमें शव के साथ विरोध प्रदर्शन करने पर 6 महीने से 5 साल तक की जेल और जुर्माना हो सकता है। अगर कोई परिजन या कोई और अन्य व्यक्ति मृत शरीर को लेकर धरना प्रदर्शन करता है तो पुलिस या प्रशासन उसे अपने कब्जे में ले सकता है। इस विधेयक के मुताबिक जो मृत व्यक्ति है उसका अंतिम संस्कार जल्द से जल्द होना चाहिए। अगर कोई रिश्तेदार मृत व्यक्ति का अंतिम संस्कार नहीं करता तो उसे 1 साल तक की जेल या फिर जुर्माना भी साथ में हो सकता है। कार्यकारी मजिस्ट्रेट या फिर स्थानीय पुलिस अधिकारी के आदेश के बावजूद अगर कोई रिश्तेदार मृत का अंतिम संस्कार नहीं करता है तो फिर सार्वजनिक प्राधिकरण अंतिम संस्कार करेगा। इधर बुधवार को इस मामले में जो सब समाज है उनकी तरफ से भी जिला कलेक्टर को एक ज्ञापन सौंपा गया और उसमें कहा गया कि मृतका जो है अनीता, उनके परिवार को 1 करोड़ की सहायता राशि और मृतका के जो बेटा है उसको सरकारी नौकरी और मामले की जांच सीबीआई से करवाने की मांग करी उन्होंने उस ज्ञापन में। मांगे पूरी नहीं होने पर उन्होंने ये भी कहा कि जोधपुर बंद हो जाएगा और उसकी जोधपुर बंद करने की उन्होंने चेतावनी भी दी है। और अब बात करते हैं कैसे पकड़ा गया अनीता को मारकर उसकी लाश के 6 टुकड़े करने वाला गुलामुद्दीन। जिस शख्स ने अनीता को बेरहमी से कत्ल किया और उसके बाद उसकी लाश को 6 टुकड़ों में काट कर घर के बाहर गड्ढे में दफना दिया, वो कैसे पकड़ा गया, तो इस बारे में मैं आपको बताऊं कि गुलामुद्दीन की तलाश में पुलिस उसको मुंबई, गुजरात, राजस्थान समेत कई शहरों में तलाश रही थी और जैसे ही पुलिस को इसकी कोई खबर लगती थी ये अपनी जगह बदल रहा था। इस बीच जोधपुर पुलिस को पता लगा कि ये मुंबई में है। तब हत्याकांड के 8 दिन के बाद मुख्य आरोपी गुलामुद्दीन को मुंबई से पकड़ लिया गया। पिछले 5 दिन से एडिशनल डीसीपी जो हैं उनकी टीम इसकी गुलामुद्दीन की तलाश कर रही थी। वो 4 दिन से अपनी लोकेशन लगातार बदल रहा था। पुलिस को हर तरफ जब भी जैसी कुछ खबर मिलती थी वहाँ से पलट जाया करता था, वहाँ से चला जाया करता था। जोधपुर कमिश्नरेट की टीम को इसके बाद उसके मुंबई में होने का एक इनपुट मिला। गुलामुद्दीन एक घर में छिप कर था बैठा हुआ। गुरुवार शाम को जोधपुर पुलिस ने मुंबई पुलिस की हेल्प ली और उसे उसी घर से धर दबोचा लिया। उसे शुक्रवार दोपहर तक जोधपुर लाया जाएगा। इधर गुलामुद्दीन के पकड़ में आने के बाद पुलिस ने एक बार फिर से कई और लोगों को भी इस मामले में हिरासत में लिया है। अब गुलामुद्दीन के पकड़ में आने से अनीता मर्डर केस की तकरीबन सभी परतें खुल जाएंगी और वो सारे राज पता चल जाएंगे जो अब तक एक पहेली बने हुए हैं। हालांकि जोधपुर पुलिस की तरफ से अभी तक इस मामले में कोई भी बयान नहीं आया है। वैसे कहा तो ये भी जा रहा है कि अनीता मर्डर के बाद से गंगाना निवासी गुलामुद्दीन फरार चल रहा था और कुछ फोन लोकेशन के आधार पर जोधपुर वेस्ट के एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में टीम बनाई गई थी जिसे मुंबई भेजा गया और उसके बाद मुंबई से एक जॉइंट ऑपरेशन किया गया मुंबई पुलिस और जोधपुर पुलिस के साथ मिलकर और उसके बाद गुलामुद्दीन को एक घर से गिरफ्तार किया गया।
जोधपुर जो है बाद में जो मुंबई पुलिस ने उसने गुलामुद्दीन को जोधपुर पुलिस के हवाले भी कर दिया। वैसे कहा यह भी जा रहा है कि जोधपुर पुलिस को मुंबई के एक सीसीटीवी फुटेज से गुलामुद्दीन का सुराग मिला था, जो तस्वीर आप अपनी साइड में स्क्रीन पर देख रहे हैं। उस फुटेज के सामने आने के बाद से जोधपुर और मुंबई पुलिस उसकी तलाश कर रही थी। उसका पीछा करने के दौरान ही गुलामुद्दीन ने 5 से ज़्यादा अपनी जगहें बदली। अनीता की हत्या के बाद से पुलिस के सामने वैसे कई सवाल थे जो चुनौती बने हुए थे। सबसे बड़ा सवाल तो यही था कि सुनीता और अनीता के पति मनमोहन की कॉल रिकॉर्डिंग जो है, यही एक अपने आप में मिस्ट्री बनी हुई थी। अब गुलामुद्दीन के जोधपुर आने का इंतज़ार है। इसके बाद पुलिस के अनीता की हत्या की वजह, कौन कौन इस अपराध में शामिल था और जिन लोगों को हिरासत में ले रखा है, उन सभी मतलब अलग अलग एंगल से पुलिस हर सवालों के जवाब जो है तलाश करेगी, पता लगाएगी। वैसे इस कत्ल की अगर बात करें तो जोधपुर गंगाना मोहल्ले में वो घर है जहां कत्ल हुआ। इस घर के मालिक का नाम था गुलामुद्दीन, जिसे पकड़ लिया गया है। 23 अक्टूबर को गुलामुद्दीन ने अचानक जेसीबी मशीन बुलवाकर ठीक अपने घर के बाहर एक गड्ढा खुदवाया। 10 फीट के आसपास वो गड्ढा था। पूरे मोहल्ले ने जेसीबी मशीन भी देखी और खुदते हुए उस गड्ढे को भी देखा, लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि अचानक गुलामुद्दीन ठीक अपने घर के बाहर इतना गहरा और इतना बड़ा गड्ढा क्यों खुदवा रहा है। इधर गड्ढा खुदता है और उधर गड्ढा खुदने के ठीक 3 दिन के बाद जोधपुर शहर में ही 50 साल की एक महिला जिनका नाम अनीता चौधरी था, वो अचानक गायब हो जाती है। अनीता चौधरी जोधपुर में एक ब्यूटी पार्लर चलाती थी। 26 अक्टूबर को एक ब्यूटी पार्लर आती हैं और इसके बाद वहां से गायब हो जाती हैं। गड्ढा खुदे हुए भी अब तकरीबन 8 दिन हो चुके थे और इन 8 दिनों में गड्ढे को भर भी दिया जाता है। उधर अनीता चौधरी को गायब हुए 5 दिन हो चुके थे, मगर अब भी अनीता का कोई सुराग परिवार वालों को, पुलिस को नहीं मिल रहा था। फिर पुलिस की तफ्तीश जारी रही। गड्ढा खुदने और भरने के ठीक 8 दिन के बाद यानी कि 31 अक्टूबर की रात जोधपुर पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन के उसी घर के बाहर पहुंचती है। इस बार पुलिस वाले भी अपने साथ एक जेसीबी मशीन लेकर पहुंचे। 8 दिन पहले खुदा गड्ढा फिर से भर जाता है, मगर अब पुलिस अपनी निगरानी में फिर से वो गड्ढा खुदवाना शुरू करती है जिस गड्ढे को गुलामुद्दीन ने अपने घर के बाहर खुदवाया था। एक बार फिर से गड्ढा खुदता है। 10 फीट के आसपास जब गहराई हो जाती है तो उसको नापा जाता है और फिर ठीक 10 फीट के नीचे से अनीता वहां से बाहर निकलती है। जाहिर है इस बार वो मुर्दा थी तो उसकी लाश उस गड्ढे से निकाली जाती है। लेकिन कत्ल से पहले की कहानी अगर मैं आपको बताऊं तो इसे देखिए, ये जोधपुर में मौजूद अग्रवाल टावर है और इसी टावर के अंदर ये है सनशाइन ब्यूटी पार्लर। ये ब्यूटी पार्लर अनीता चौधरी चलाती थी। 50 साल की अनीता चौधरी शादीशुदा हैं और उनका एक बेटा भी है, जो बेटा भी काफ़ी जवान है। 26 अक्टूबर की सुबह अनीता रोज़ाना की तरह घर से निकली, ब्यूटी पार्लर पहुंचती हैं और फिर कुछ देर के बाद ही वहां से निकल जाती हैं। काफ़ी देर तक जब वो ब्यूटी पार्लर नहीं लौटी तो ब्यूटी पार्लर की एक महिला स्टाफ ने उन्हें फ़ोन किया। फ़ोन उनका बंद गया तो इसके बाद उस महिला स्टाफ ने अनीता के पति जो हैं उनको फ़ोन किया। अनीता के पति को जैसे ही ये बात पता चलती है तो वो उसे हर तरफ ढूंढना शुरू कर देते हैं। अभी तक जांच में यही पता चला। अनीता का मोबाइल लगातार बंद आ रहा था। अनीता की तलाश में 26 अक्टूबर का पूरा दिन और पूरी रात घर जो है निकल जाती है, लेकिन उनका कुछ पता नहीं चलता। इसके बाद आखिरकार 27 अक्टूबर को अनीता के पति पुलिस में अनीता की गुमशुदगी की एक रिपोर्ट दर्ज करवाते हैं। अब पुलिस अनीता की तलाश में जुट जाती है। 4 दिन बीत जाते हैं, अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता। मगर इसी बीच जो अनीता के पति हैं मनमोहन, उनके पास अनीता की एक सहेली सुमन का फोन आता है। सुमन मनमोहन से कहती हैं कि उसे शक है कि अनीता को तैयब अंसारी नाम के एक प्रॉपर्टी डीलर ने किडनैप कर लिया है। सुमन मनमोहन से ये भी कहती हैं कि अनीता के पास कुछ ऐसा ज़रूर था जो तैयब अंसारी की इमेज जो है, या यूँ कहूँ कि तैयब अंसारी की जो छवि है उसको नुकसान पहुँचा सकता था। तैयब अंसारी पाली का वैसे के रहने वाला है और अलग अलग राजनीतिक पार्टियों में भी उसकी अच्छी खासी दखल है। कई मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से अगर मैं आपको बताऊं तो सुमन के साथ इस बातचीत को सुमन के कहने पर ही मनमोहन ने रिकॉर्ड कर लिया था और फिर इसे पुलिस को भी दिया गया। इस ऑडियो रिकॉर्डिंग के बाद पुलिस ने तैयब अंसारी से भी संपर्क किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अनीता का कोई सुराग नहीं मिलता है, पर तफ्तीश जारी थी और इसी तफ्तीश के दौरान पुलिस हर एंगल से जब जांच कर रही थी तो पुलिस ने आसपास लगे ब्यूटी पार्लर के सीसीटीवी कैमरा भी खंगालने शुरू किए। सीसीटीवी कैमरा ज़रूर मिलता है तो फिर उसके बाद उसमें देखा जाता है कि ब्यूटी पार्लर के बाहर की सड़क किनारे अनीता एक 26 अक्टूबर की दोपहर को पीला सूट पहने एक ऑटो में बैठी हैं।
तस्वीर देखकर साफ लगता है कि वो बगैर किसी दबाव के अपनी मर्जी से ऑटो में बैठकर कहीं गई हैं। अब इसी सीसीटीवी के सहारे पुलिस उस ऑटो वाले की तलाश में जुट जाती है और आखिरकार ऑटो वाला मिल भी जाता है। इसके बाद जब उससे पूछताछ होती है तो वो बताता है कि उसने 26 अक्टूबर को अनीता को गंगाना इलाके में ड्रॉप किया था, वहाँ उतारा था। अब पुलिस के सामने सवाल था कि आखिर गंगाना में अनीता का कौन जानकार रहता है, वो वहाँ क्यों जाएगी। अनीता के पति और रिश्तेदारों से पूछताछ होती है और उनको बताया जाता है कि भाई सीसीटीवी देखा था, उसमें ऐसे ऐसे ऑटो में वो बैठी थी अनीता। जब ऑटो वाले से पूछताछ हुई तो उसने गंगाना का बताया। अब एक उन्होंने रिश्तेदारों ने पूछताछ में नई कहानी बताई। जिस जगह अनीता का ब्यूटी पार्लर है ठीक उसके सामने ही एक ड्राई क्लीन की दुकान है, नाम है स्टार ड्राई क्लीनर, और इसी स्टार ड्राई क्लीनर का मालिक है गुलामुद्दीन, जो गंगाना में रहा करता था। क्योंकि अनीता और गुलामुद्दीन की दुकानें आमने सामने हैं, लिहाजा सालों से दोनों एक दूसरे को जानते थे। कहते हैं कि गुलामुद्दीन अनीता को बहन मानता था। ये जानकारी मिलते ही अब जोधपुर पुलिस की एक टीम सीधे गंगाना में गुलामुद्दीन के घर पहुंचती है। जब जोधपुर पुलिस वहां घर पहुंचती है तो पता चलता है कि पिछले 2 दिनों से वो घर पर है ही नहीं, मतलब गुलामुद्दीन घर पर था नहीं। अब तक पुलिस की एक टीम गुलामुद्दीन की लोकेशन ढूंढने में लग जाती है। इसी दौरान एक सीसीटीवी कैमरा और मिलता है जिसमें गुलामुद्दीन नजर आता है। 29 अक्टूबर को गुलामुद्दीन अपनी एक्टिवा स्कूटी पर बैठकर जोधपुर रेलवे स्टेशन की तरफ जाता दिखाई देता है। गुलामुद्दीन का यूं अचानक गायब हो जाना पुलिस को शक में डाल रहा था और शक की सुई भी उसकी तरफ पूरी तरीके से इशारा कर रही थी। इसी के बाद पुलिस गुलामुद्दीन की बीवी आबिदा से पूछताछ शुरू करती है। जैसे कि आमतौर पर होता है, हर अपराधी बात को घुमाता है। आबिदा ने भी ऐसे ही कहा, इधर उधर की बात घुमाने लगी। फिर आखिरकार जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ करी तो आबिदा ने सच बोलना शुरू किया। उसका पहला सच ये था कि 8 दिन पहले उस घर के ठीक बाहर 10 फीट गहरा जो गड्ढा खोदा गया था फिर उसे भरा गया। अब पुलिस वाले फिर से उस गड्ढे को खोदे और फिर 21 अक्टूबर की रात वो आबिदा ही थी जिसने पुलिस वालों को जेसीबी मशीन मंगाकर अपने ही घर के बाहर बने इस गड्ढे को दोबारा खुदवाया था। आबिदा के कहने पर ही इसी गड्ढे से अनीता की लाश वहां से पुलिस ने बाहर निकाली थी। 6 टुकड़ों में वो लाश थी। आबिदा अनीता का सच अब उगल चुकी थी। 6 टुकड़ों में बटी अनीता की लाश पुलिस के कब्जे में थी। कपड़ों से अनीता के पति ने लाश की शिनाख्त कर ली, लेकिन आबिदा का शौहर गुलामुद्दीन अब भी पुलिस की गिरफ्त से बहुत बाहर था, उसका कुछ पता नहीं था। लिहाजा जब पुलिस ने आबिदा से ही पूरी साजिश की कहानी सुनने का फैसला किया तो इसके बाद आबिदा ने जो कहानी पुलिस को बताई वो सुनकर हर कोई हैरान था। गुलामुद्दीन की पत्नी आबिदा ने बताया कि 26 अक्टूबर की दोपहर ऑटो में बैठकर अनीता गंगाना में गुलामुद्दीन के घर ही आई थी। दरअसल गुलामुद्दीन ने उसे अपने घर बुलाया था। घर पहुंचने के बाद गुलामुद्दीन और आबिदा ने अनीता को शरबत में बेहोशी की दवा मिलाकर पिला दी। जब अनीता बेहोश हो गई तब गुलामुद्दीन ने चाकू से उसकी हत्या कर दी। हत्या करने के बाद उसने लाश के 6 टुकड़े किए। फिर सारे टुकड़ों को उसने बड़े बड़े पॉलीथीन के बैग में भरा, उनको पैक किया और उसके बाद मियाँ बीवी ने रात होने का इंतज़ार किया। जब रात हुई गुलामुद्दीन पहले से ही प्लास्टिक की थैलियाँ और बहुत सारा इत्र खरीद कर लाया था। अब जब रात हुई तो प्लान के तहत ठीक घर के सामने बाकायदा जेसीबी मशीन बुलाकर गड्ढा भी खुदवा चुके थे ये लोग पहले, क्योंकि तो रात जैसे ही गहरी होती चली गई और आसपास के लोगों में थोड़ी शांति हुई, सन्नाटा हुआ, तो दोनों ने यानी आबिदा और गुलामुद्दीन ने एक एक करके लाश के 6 टुकड़े पॉलीथीन समेत उसी गड्ढे में डाल दिए और ऊपर से जो इत्र की दर्जनों भर शीशियाँ लेकर आया था उनका ढक्कन खोलकर पॉलीथीन के चारों तरफ रख दिया। फिर रात के अंधेरे में ही दोनों 10 फीट के इस गड्ढे को बराबर भर देते हैं। मगर हैरानी की सबसे बड़ी बात यह कि जब गड्ढा भरा जा रहा था, 10 फीट का गड्ढा भरने में जाहिर सी बात है आवाज़ भी होती है, खटपट भी होती है, लेकिन किसी को भनक तक नहीं लगी। अब पुलिस के सामने सवाल ये था कि आखिर अनीता का कत्ल क्यों हुआ, जबकि तफ्तीश के मुताबिक अनीता और गुलामुद्दीन करीब 20 साल से एक दूसरे को जानते थे। इन दोनों की दुकान आमने सामने थी। जैसे कि मैंने आपको बताया, गुलामुद्दीन अनीता को बहन कहता था। इन दोनों की रोज़ाना की मुलाकात थी, पर दोनों का काम अलग अलग था। ऐसा नहीं था कि कोई कंपटीशन था, क्योंकि अनीता ब्यूटी पार्लर चलाती थी जबकि गुलामुद्दीन ड्राई क्लीन की दुकान चलाता था। आपस में कोई कंपटीशन नहीं था, कोई ऐसा अदावत नहीं थी काम को लेकर दोनों के बीच। तो फिर कत्ल की वजह क्या थी? तो पुलिस की माने तो कत्ल लालच की वजह से हुआ। असल में अनीता को सोने के गहने पहनने का शौक था। वो ब्यूटी पार्लर भी आती थी तो कहते हैं अक्सर वो बहुत सारे गहने पहन कर आती थी। उधर गुलामुद्दीन जो था, कहा जा रहा है कि उसे जुए की लत लग चुकी थी और इसी जुए के चक्कर में उसने करीब 20 लाख रुपए का कर्ज
जो है उसके ऊपर चढ़ चुका था। कर्ज उतारने का जब उसे कोई रास्ता नहीं सूझा तो अचानक उसे ये ख्याल आया कि अगर अनीता के सोने के जेवर को लूट लिया जाए तो उससे लाखों रुपए मिल जाएंगे। बस इसी के बाद गुलामुद्दीन ने अपनी पत्नी आबिदा को भी इस साजिश में शामिल किया और उसके बाद इन दोनों पति पत्नी ने मिलकर इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया। मगर पुलिस की थ्योरी यहाँ थोड़ी सी अजीब है, क्योंकि जब अनीता का मर्डर हुआ उस वक्त वो ज़्यादा गहने पहनी नहीं थी। जब 26 अक्टूबर को वो ऑटो में बैठकर गुलामुद्दीन के घर आई तो उस वक्त उसने ज़्यादा गोल्ड की ज्वेलरी नहीं पहन रखी थी। और अगर बात से जो है कत्ल की वजह जो है अगर लूट ही थी तो फिर बिना जेवर वाली अनीता का कत्ल गुलामुद्दीन क्यों करेगा? तो क्या कहानी जेवर के आगे की भी कुछ है? अगर हाँ तो वो क्या है? अब इन सारे सवालों के जवाब भी जल्द मिलने वाले हैं, क्योंकि गुलामुद्दीन पुलिस की गिरफ्त में आ चुका है। अब देखना होगा कि वो कत्ल की क्या कहानी पुलिस को बताता है। इस केस में जो भी अपडेट आएगा वो हम आपको ज़रूर बताएंगे। मगर आपका इस पूरी स्टोरी के ऊपर क्या कहना है, आपकी जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी देश और दुनिया की क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम।